सारण सीट पर पिछला जो 2019 का चुनाव था उसमें 1.5 लाख वोट से करीब राजीव प्रताप रूढ़ी वहां जीते थे। इस बार लालू प्रसाद यादव जी ने परिवारवाद का बेहतर उदाहरण वहां प्रस्तुत किया है, तो इस बार 2 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे राजीव प्रताप रूढ़ी जी। और एक सीट सीतामढ़ी जो है उसका प्रत्याशी हमारे खाते में आया, पहले बीजेपी लड़ी थी। उस सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं, बहुत प्रसिद्ध नेता हैं वहाँ के। तो करीब करीब ये जो 5 सीट आप देख रहे हैं, पिछले 2019 में भी भारी मतों से जीते थे, इस बार भी जीतेंगे। और हाजीपुर सीट तो उनकी परंपरागत सीट रही है, चिराग पासवान के पिता वहाँ से सांसद लंबे समय तक रहे हैं। अब आते सुनील जी ने कहा कि मिजाज और महसूस उनको हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनकी लड़ाई है। कितना हास्यास्पद है, कई सीटों पर कई बार समाजवादी पार्टी को महसूस ही नहीं हुआ और प्रत्याशी बदलती रही। अखिलेश यादव जी बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि किसी तरह वो एक सीट कहीं जीत पाएंगे, 79 सीट बीजेपी के खाते में चली जाएगी। कहना वो ये चाहते हैं, कह नहीं पा रहे हैं। चुनाव का मौसम है, कहेंगे तो कार्यकर्ता का उत्साह घट जाएगा। वास्तविकता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम करके आई है उसकी परीक्षा का घड़ी जरूर है, लेकिन उसने परीक्षा में अव्वल नंबर लाने हैं और 400 से पार करेगा। क्योंकि जो भी अभी विवेक जी कह रहे थे कि इतने मतदाता 85 साल से ऊपर है, तो उनको पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि 70 से ऊपर के सारे बुजुर्गों को आयुष्मान भारत में उनका इलाज करेंगे, तो उसका भी वोट भाजपा के पास है। अब एक बात है कि कश्मीर को शुभकामना देनी चाहिए कि 370 हटने के बाद पहली बार वहां लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो वहां के मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। लेकिन सत्य भाई, वो एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हो रही थी, नीतीश जी के हाथ में कमल देकर ऐसे ट्रक पर खड़ा कर दिया गया था। वो तस्वीर आपको अच्छी लगी थी? मोनिका, एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। सत्य प्रकाश जी, वो तस्वीर वो एकता की तस्वीर है। नरेंद्र मोदी जी का रोड शो था और हम एक हैं गठबंधन में, और नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी को अपना पूर्ण समर्थन दिया। गठबंधन, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। मैं बस आपका रिएक्शन जानना चाह रहा था। मोनिका हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुकी हैं। मोनिका। बिल्कुल, देखिए अमर, इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूँ, जो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में ही आता है। और ये वही वोटिंग सेंटर है जहाँ पर थोड़ी देर पहले जो है लल्लू सिंह ने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया है। बड़ी जनता जो है यहाँ पर खड़ी हुई अपना इंतजार कर रही है। आइए इनसे हम थोड़ी बातें भी कर लेते हैं। आप लोगों ने वोट डाल दिया? बाकी है? क्यों, आप इंतजार कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे आपके सहन में? अब अभी पता नहीं, अभी बाकी बस चल रहा है धीरे धीरे। आपके मन में तो कुछ होगा, युवा है आप? जी बिल्कुल है। हाँ, कुछ तो मुद्दा लेकर आए होंगे आप वोटिंग सेंटर पर? हाँ बिल्कुल लेके आए हैं, अब कि बस नेता को सुनना है अपने। अच्छा, कोई खास जो बदले देश को दूसरी तरीके से। अच्छा, आपने वोट डाल दिया? नहीं, हमारा दूसरी जगह। आपने वोट डाल दिया? अच्छा, क्या मुद्दे जहन में लेकर आपने आज वोट डाला है? क्या बताऊँ, दुनिया जानती है, बेरोजगारी महंगाई, यही तो मुद्दा। अच्छा, बेरोजगारी महंगाई आप मानते हैं ये मुद्दा है? अच्छा, अयोध्या में बदलाव विकास देख रहे हैं आप? जरूर दिख रहा है, कुछ दिख ही रहा है। अच्छा, तो देखिए ये यहाँ की जनता है। बेरोजगारी महंगाई जिसे लगातार जो है नकारा जा रहा है, लेकिन अयोध्या की जनता मानती है कि बेरोजगारी और महंगाई भी जो है एक मुद्दा हो सकता है। अमन, इस बीच आपको बता दें कि 85% हिंदू मतदाता यहाँ पर हैं। तो राम मंदिर हो या सनातन का मुद्दा हो या राम मंदिर निर्माण का मुद्दा, उसकी दूरी के इर्द गिर्द जो है ना सिर्फ अयोध्या का चुनाव है, लेकिन देश की भी निगाहें फैजाबाद लोकसभा सीट पर है। महिलाएं हैं कुछ आपके साथ, मोनिका, महिलाएं से यहाँ पर हैं। बिल्कुल, इनसे बात करते हैं। आपने वोट डाल दिया? अभी नहीं डाला, इंतजार कर रही है क्या? अच्छा, काम वगैरह करके आई है घर से? अभी नहीं किया है। अच्छा, क्या कुछ जहन में मुद्दे हैं, कुछ मन में है? कुछ नहीं है। अच्छा, आपके मन में कुछ है, कुछ चाहती हैं आप सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि जो जीता है वही वो अब अपना जीते। अच्छा, हाँ। अच्छा, आपने अपने वोट डाल दिया? हाँ, डाल। दिखाइए मोनिका, जरा लौटेंगे आपके पास। इस बीच आज उड़ीसा में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका रोड शो भी चल रहा है। संबित पात्रा के साथ भी वो नजर आए थे, कुछ कह रहे हैं, आइए जरा आपको लिए। और सुबह 8 बजे तस्वीरें देखी थी रोड शो की। कितना समृद्ध प्रदेश, इतनी महान विरासत, ये मेरे उड़ीसा को किसने तबाह कर दिया, किसने बर्बाद कर दिया, किसने इसके नौजवानों के सपनों को कुचल डाला। एक एक बात मुझे बहुत दर्द करती है,
बहुत पीड़ा करती है। और मैं जब देखता हूं इसकी वजह क्यों है, क्या वजह है, इसकी वजह है बीजेडी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जे से गिरी हुई है। मुट्ठी भर भ्रष्टाचारियों ने मुख्यमंत्री आवास को, मुख्यमंत्री कार्यालय को कब्जा करके बैठ गए हैं। बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी करोड़ों के मालिक बन गए हैं। भाइयों और बहनों, उड़ीसा की बीजेडी सरकार ने यहां की खनिज संपदा का लाभ आपको नहीं लेने दिया। मोदी ने 2014 में जब से आपने सेवा करने का अवसर दिया, हमने नई खनन नीति बनाई। इसके तहत ओडिशा को ज्यादा रॉयल्टी मिलती है। मोदी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया ताकि यहां से निकलने वाले हर खनिज का एक हिस्सा यहीं विकास में लगे, यहां रहने वाले लोगों को लाभ हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमने ओडिशा को डीएमएफ के तहत कितने रुपए दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड कितने रुपए दिए हैं, आप जान करके हैरान हो जाओगे। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत 26,000 करोड़ रुपए, साथियों 26,000 करोड़ रुपए, और ये पैसे ढेंकेनाल में बच्चों के स्कूल के लिए, गांवों की सड़कों के लिए खर्च होने थे। लेकिन इसमें भी बीजेडी के लोगों ने भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैलाया। साथियों, बीजेडी के राज में न तो ओडिशा की संपदा सुरक्षित है और न ही ओडिशा की सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित है। तो ओडिशा के बारे में आप